इंफॉर्मेटिव वीडियो के इस कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज की हमारी यह वीडियो केशवानंद भारती निर्णय के 50 वर्ष पूरे होने से संबंधित है और जानकारी में मैं दे दूं कि केशवानंद भारती का मामला इसलिए चर्चा में रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो देश की सबसे लंबी पीठ का गठन किया और मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ये मूल ढांचे की जो अवधारणा है ये काफी महत्वपूर्ण है। इस कारण से बेसिक स्ट्रक्चर चर्चा में आए। संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है? तो संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त नहीं कर सकता है और ऐसे भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे का उल्लेख नहीं किया गया और इसका उल्लेख सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम में ही किया गया। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो मूल ढांचे का भाग है, जैसे संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता, अखंडता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में संतुलन। ये सब ऐसे हैं जो विभिन्न वादों के बाद एक निष्कर्ष पहुंचा कि मूल ढांचा ये है। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत में कौन कौन से मुख्य तत्व हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत का जो विकास है वो ए.के. गोपालनवाद 1950 से शुरू होता है। आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि अनुच्छेद 368 जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है उसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। इसी क्रम में 1951 में शंकरी प्रसादवाद ये महत्वपूर्ण है। 24वां संविधान संशोधन 1971 और 1967 का गोलकनाथवाद, ये कहा गोलकनाथ ने कि अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसी गोलकनाथवाद 1967 में यह कहा गया कि मूल अधिकार को संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये गोलकनाथ को भी ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में केशवानंद भारती वाद 1973 में मूल ढांचे की अवधारणा का विकास हुआ। गोपालनवाद से जो शुरू हुआ शंकरी प्रसाद से होते हुए गोलकनाथ और 24वां संशोधन, इसी क्रम में 1973 का केशवानंद भारती तो मूल ढांचे की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व रखता है, तो इस पर नजर रखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में दूसरा है आपका वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद। अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद अभी एक और ज्ञान प्रधान वीडियो के क्रम में है। असम और अरुणाचल प्रदेश में चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। यह सीमा विवाद दोनों राज्यों के 123 गांव को लेकर और यह चल रहा है और ये गांव अरुणाचल प्रदेश के 12 और असम के 8 जिलों में अवस्थित है। राज्यों के बीच विवाद के समाधान के कुछ संवैधानिक तरीके हैं और यह है अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, या भारत सरकार और किसी एक राज्य के बीच विवाद हो, या भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, तो 131 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट बिंदु था जो ज्ञान प्रधान वीडियो का दूसरा भाग था। ज्ञान प्रधान वीडियो के छोटे खंडों में तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद। हालांकि अंतर्राज्यीय परिषद का भी उद्देश्य यही है। अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया जाता है और उसका उद्देश्य है राज्यों के बीच विवादों की जांच करना, सलाह देना और उसका समाधान करना, और इसका गठन राष्ट्रपति ही करते हैं। साथ ही राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाने में एक वैधानिक निकाय भी है जिसका नाम है क्षेत्रीय परिषद। तो यह क्षेत्रीय परिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई थी। एक सलाहकारी निकाय, क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निराकरण के संबंध में ये सब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको देखा। इसके अलावा एक छोटा सा और ज्ञान प्रधान वीडियो है आधार। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालय एवं विभागों के बीच आधार के प्रमाणीकरण के प्रयोग में सक्षम बनाने के लिए नियमों को कुछ प्रस्ताव दिया है।
ये आधार आज आपकी पहचान है, जो 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है। 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जिसको ध्यान रखेंगे। और ये इसके आधार पे, हालांकि ये नागरिकता का प्रावधान प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके आधार पे आपकी पहचान आजकल सुनिश्चित की जाती है। तो 12 अंक याद रखेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाल में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन करने का सरकार ने, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने फैसला किया है, क्योंकि यह इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला एक गेम है। और जो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि आईटी नियम 2021 और इसके संशोधनों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 के तहत लाया गया है। आईटी नियम 2021 को सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को विनियमित करने हेतु लाया गया था। किसी प्रकार के जुए वाले ऑनलाइन गेम निषिद्ध होंगे। तो ये सब इसीलिए ऑनलाइन गेम को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय दल का दर्जा, राष्ट्रीय दल का दर्जा 6 को अभी तक दी गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल चुनाव आयोग के द्वारा 6 हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी लेटेस्ट है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, सीपीआई है, बीएसपी है, कांग्रेस है और बीजेपी है। ये 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं जिसको ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट है। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय, सीपीआई को राष्ट्रीय दल के दर्जा से वापस ले लिया गया है। इसके कुछ मानक होते हैं राष्ट्रीय दर्जा के लिए। यह है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है कि लोकसभा में उस दल का कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। तीसरा है कि कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के लिए कम से कम 3 राज्यों में होने चाहिए, या कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में इसकी मान्यता होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान रख सकते हैं। राज्यपाल का पद, तो ये राज्यपाल का पद भी एक उल्लेखनीय है जिसकी व्याख्या अगले सत्र में की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।